जी हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मेरा नाम अहमद मुजाहिद है और आपको पता है आज हमारे साथ बैठे कौन हुए हैं? हमारे साथ वो बंदा बैठे हैं जिन्होंने रमज़ान में, जिन्होंने सैलाब के टाइम पे, जिन्होंने लोगों की मदद करने में अपनी क़ुव्वत में मेरे ख़्याल से अभी तक कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। अगर मैं इसकी लाइफ़ देखूँ, मैं तकरीबन इनको पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक हायरार्की बिल्डअप करना, एक बिज़नेस बिल्डअप करना, एक फाउंडेशन बिल्डअप करना जो कि बुज़ुर्गों की, जो कि बच्चों की, जो कि एक कॉलेज व यूनिवर्सिटी के बच्चे मिल के एक मिशन के साथ किसी चीज़ को जब बनाते हैं या हेल्प करते हैं, वो एक पूरा मिशन एक बंदे ने पूरा किया हुआ है और साथ ही साथ एक उनका बिज़नेस भी है। तो आज हम उन्हीं से उनकी स्टोरी सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनसब बंगश। अनसब बंगश, अपने बारे में कुछ बताएँ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अहमद मुजाहिद फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन मेरा करवाया स्टार्टिंग फाउंडेशन से, तो मैं बताता चलूँ मोस्टली लोग मेरा इंट्रोडक्शन जो जानते हैं वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन टीबीटी फाउंडेशन की वजह से जानते हैं। बट एक्चुअली मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, फाउंडेशन तो बहुत बाद में बनी। पहले तो एक कंपनी थी टीबीटी इंटरनेशनल के नाम से, और उसके अलावा एक कंपनी थी लॉजिकप्लेक्स, जो कि मोस्टली मेरे जो डोनर्स भी हैं, लोग भी हैं, वो ये समझते हैं कि शायद फाउंडेशन इज़ द थिंग जिससे मैं अर्निंग करूँ। नहीं, फाउंडेशन जस्ट चैरिटेबल वर्क है जो मैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए कर रहा हूँ, और बल्कि उस पर खुद भी कभी कभी पैसा डालना पड़ता है, ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए मैंने एक मार्केटिंग को टच किया। तो एक आईटी वाला बंदा जो होता है ना, जो मार्केटिंग कर सकता है ना, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, मेटा प्लेटफॉर्म्स को, या यूट्यूब या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को जो यूज़ कर सकता है ना, वो मे बी शायद सिंपल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला शायद ना कर पाए, क्योंकि हमें टेक्निकल नॉलेज भी ज़रा ज़्यादा होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। तो एक अपना आईटी की सर्विसेज को देते हुए साथ मार्केटिंग की सर्विस को कंटिन्यू करते हुए, राइट नाउ माय कंपनी इज प्रोवाइडिंग ए टू जी बिजनेस सॉल्यूशन। दिस इज माय मेन सोर्स ऑफ इनकम, जहां से मेरी जनरेट होती है, और सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए जो कंपनी है वो ये है, जो मैं सर्विसेज देता हूँ। वो मोस्टली लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं मोस्टली लोगों को इतना इंट्रोडक्शन नहीं करवाता अपना। मोस्टली लोग मेरी छवि जानते हैं फाउंडेशन की वजह से कि ये चैरिटी का काम कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, या बहुत से लोग जानते हैं टीबीटी इंटरनेशनल की वजह से। उसमें भी ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज आई हेल्प अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एंड डेफिनेटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैंने उनको हेल्प आउट किया। सो ये जो छवि है कि सिर्फ फाउंडेशन है, नहीं, फाउंडेशन इज फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी। जबकि एक्चुअली कोशिश है टीबीटी इंटरनेशनल और कंपनी की, भाई मैं वहां से कमाऊं, अर्न करूं। और टीबीटी इंटरनेशनल तो बनाई ही सिर्फ इसलिए गई थी कि अगर उससे कुछ प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए चलाए। कंपनी को मैंने स्पेसिफिकली बनाया फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा स्लो करता हूँ इसको, ठीक है। 2018 का बैच था आपका? बैच मेरा 2017 का था। 2017 का बैच था। 2017 के बाद आपने कोई जॉब की थी? मेरी बेसिकली लाइफ में जो है ना, जॉब की बात करें तो सिर्फ कुछ टाइम मेरा इंटरनेशनल, मतलब बाहर के मुल्क में गुजरा। बहरीन में नहीं, रिमोटली नहीं थे, फिजिकली भी मैं बहरीन में था। मैंने वहाँ एक कुछ टाइम पीरियड के लिए जॉब की थी, बट दैट वाज नॉट एक्चुअल जॉब फॉर रिलेटेड टू माय इंडस्ट्री। ठीक है। अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, आईटी इंडस्ट्री की, तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2015, एंड 2015 में मैंने अपनी फर्स्ट आईटी कंपनी बनाई थी। लॉजिकप्लेक्स? नहीं, that was not Logicplex, that was another company with the similar, almost similar name था, लेकिन वो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के सर्कल के साथ बनाई थी, लेकिन that was not a successful startup and flop था। एंटरप्रेन्योर जर्नी का एंटरप्रेन्योर जर्नी का पहला स्टेप तो नहीं कह सकते, आईटी कंपनी के अंदर वो पहला स्टेप। अच्छा, मतलब एंटरप्रेन्योर से पहले भी थे आप? 2015 वो तो आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग वर्क एंड सेलिंग वर्क, लाइक सेल्स का रिलेटेड वर्क था। वो तो मैं ऑलमोस्ट मैट्रिक से 2010। जनाब यार, आपको मैं थोड़ा सा ना क्लियर इमेज देता चलूं। 2015 में एक लड़का जो कि जॉब करता था, जॉब नहीं करता था, एक आईटी कंपनी बना, एक लड़के ने 2015 में आईटी कंपनी बनाई। इस टाइम पे करंटली ही ओन लॉजिकप्लेक्स, he owned TBT International, he owned TBT Foundation, he owned many chapters of TBT Foundation और TBT Active Growth, like बहुत उसके chapters प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, काफी बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। और he is actively working in इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और मेरे ख्याल से रिमोट एरियाज में भी आपके एक्सेस है। एग्जैक्टली हम इंटीरियर सिंध तक भी एक्सेस किया, इंटीरियर बलूचिस्तान में भी गए। जैसे लास्ट सैलाब की बात कर रहे थे आप, तो सैलाब में बलूचिस्तान के इंटीरियर ऐसे इलाकों में जाना जहाँ बिल्कुल ही खतरे से खाली नहीं है, कि समझ लें कि आप अपनी जान हथेली पे रख के जा रहे हैं, कि शायद आप जिंदा भी ना आए,
क्योंकि वहाँ के उस टाइम पे सैलाब के टाइम पे इस तरह के हालात थे कि लोग आपको नोच के खा जाए, ये हालात है उस टाइम पे। वहाँ जाना, वहाँ पे रहना उनके साथ, मुझे अभी भी याद है कि बलूचिस्तान का टाइम, मैं नसीराबाद से आगे एक गाँव में था, तो एक चारों तरफ पानी पानी था, एक छोटी सी चोटी बनी हुई थी घर की, उसके ऊपर चारपाई पे हम जो वहाँ पे हमारे मतलब नो डाउट वहाँ पे इतने हालात बुरे थे, लेकिन स्टिल उन्होंने हमारे लिए इंतजाम किया, मच्छरदानी लगाई ताकि हम वहाँ पे रात गुजार सकें। दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस विद माय टीम एंड लिटरली मैं सही बताऊँ तो मैं एंड बिलाल जो कि हमारी फाउंडेशन में जनरल सेक्रेटरी हैं, हम दोनों ने वो जो एक्सपीरियंस है ना वो एक्चुअली एंजॉय किया। सिर्फ चैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप एक रिमोट एरिया के अंदर हो, आप बलूचिस्तान के अंदर जहाँ फोन का नंबर एक्सेस भी नहीं था। आई लिटरली न्यू के मैंने वहाँ पहुँच करना एक मैसेज लीव किया था हमारी कोऑर्डिनेटर हिना को कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मे भी शायद मेरा आपसे रब्ता ना हो सके एक आध दिन 2 दिन। तो दैट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम इन बैक इन 2022। सो और बहुत से इंसिडेंट मेरे ख्याल से आपकी फाउंडेशन की जर्नी के लिए हुए होंगे, लेकिन हम लोगों ने ये पॉडकास्ट बेसिकली मार्केट को फोकस करने के लिए किया, डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस को। एज मैं भी डिजिटल मार्केटर हूँ, अंसर भी डिजिटल मार्केटर हैं, और वी हैव सम ओपिनियंस अबाउट इट। और हम लोग देखते ही हैं कि तकरीबन गली कूचों से डिजिटल मार्केटिंग निकल रही है, और वो डिजिटली में लोग मेटा एड्स में बूट्स का बटन दबाने में पैसे ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम कहाँ जा रहा है। बिल्कुल। तो पुट सम लाइट इनटू इट के डिजिटल मार्केटिंग का सीन क्या है, क्या चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन जब व्हेन स्टार्टेड द डिजिटल मार्केटिंग एरा, जब स्टार्ट हुआ प्रॉपरली, अगर उसकी बात करें तो लिटरली उस टाइम पे बहुत से लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने का आइडिया नहीं था। तो उस टाइम पे बेसिकली डिजिटल मार्केटर्स एज ए असिस्टेंट के तौर पे आते थे, जो बेसिकली जिन नॉलेज रखते थे वो क्लाइंट्स को सर्विसेज देते थे आपको मार्केट करने में सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे उस टाइम ना एक रिवाज भी नहीं था कि मैंने सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव रखना है। एट बैक इन लाइक अराउंड बात करें 2013-14 की, 2013 उस टाइम पे लोगों को इतना शौक नहीं था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करवाऊँ या मैं सोशल मीडिया पे अपनी अपीयरेंस रखूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नो डाउट बहुत से डिजिटल मार्केटर्स अपने आप को एडवांस कर गए। नाउ दे आर गिविंग एडवांस सर्विसेज इन डिजिटल मार्केटिंग। बट जैसे जैसे डिजिटल मार्केटर्स अपने आप को एडवांस करते गए, उसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी अपने आप को एडवांस करते गए। लाइक नाउ दे आर गिविंग यू वेरी इजी, मतलब कि विजुअल बहुत आसान है ना। हाँ, एक ऐड चलाना कितना मुश्किल है। अब देखिए, सिंपल एग्जांपल करता हूँ फेसबुक की। बट लाइक पहले हमें ऐड लगाना होता था, हमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता। अब बकायदा फेसबुक ने 4 हिस्से बना दिए कि आप ये लीड जनरेशन के लिए ऐड लगाओ, या आपके इसके लिए जनरेशन ऐड। ये मतलब पहले इतनी डिटेलिंग नहीं होती थी, जो एड्स नहीं होते थे, कैंपेन अलग से नहीं बनती थी। एग्जैक्टली, एक कैंपेन में डिफरेंट ऐड नहीं आते थे। इवन बड़ा सिंपल। मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, यूट्यूब पे लोग गूगल एडवर्ड्स के जब लगाना होता था, बड़ी मुश्किल टास्क होता था कि एक हाई अच्छी लेवल पे बिडिंग सेट करो जिसपे हमारी व्यूअरशिप ज्यादा है। बिडिंग वाला टाइम मुझे भी याद है। अब YouTube ने इतना इजी वे कर दिया, रिसेंटली बीटा वर्जन एक रिलीज हुआ है YouTube पे। आप अपना कार्ड लगाएं और आप डायरेक्टली YouTube के चैनल से अपना व्यूअरशिप बढ़ाएं। डिस्कवरी इवन के जो एक प्रोसेस था ना कि लोग अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए एक्सटर्नल सर्विसेज लेते थे, अब वो YouTube ने आसान कर दिया। YouTube कहता है कि आप कहीं और ना जाओ, आप हमें ही पैसे दो, हम आपकी चीज को डिफरेंट ऑडियंस तक, मे भी शायद बहुत से यूट्यूबर्स को इस चीज का नॉलेज ना हो कि यूट्यूब इज प्रोवाइडिंग रिसेंटली बीटा वर्जन उनका चल रहा है, अपना टेस्टिंग वर्जन है उनका। उसमें क्या है कि आप अपना ऐड लगा सकते हो। अभी इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं की उसमें जितनी गूगल एडवर्ड्स में होती है, लेकिन स्टिल उसके थ्रू आप एक आम यूजर जिसको इतना नॉलेज नहीं है, वो सिंपल कार्ड लगा के अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकता है। और जो ऑडियंस उनकी व्यूअरशिप में आती है सब्सक्राइबर के तौर पे, वो स्टार्टिंग में तो वो आपके आवर्स में और सब्सक्राइबर्स में काउंट नहीं होती, लेकिन जब अगर वो आपके फैन बन के आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बाद में आपको आपकी वीडियोस उनको दिखती हैं और फिर वो आवर्स काउंट। तो दैट्स नॉट इजी। इसमें इतना पता है कि मतलब आपको वो क्या अलाउ कर रहा है कि आप वो डिस्कवरी पे ऐड चलाओ, स्किपेबल ऐड चलाओ, एग्जैक्टली नॉन स्किपेबल ऐड चलाओ, मतलब कौन सा ऐड ऑफर कर रहा है, अगर आपने उसके बारे में स्टडी किया? मैंने इतनी डिटेल स्टडी नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसे बोलूं कि मैंने स्टडी किया, लेकिन आई हैव जस्ट सीन दैट कि मैं भी रिसेंटली स्टडी कर रहा था। बिड वाला सीन तो एक अलग चीज है, ये बिडिंग नहीं है।
बेसिकली इसमें आई वाज लाइक रिव्यूइंग द पीपल रिव्यूज। आपका एक बजट है, हाँ, आप 3,000 का बजट बजट लगा दिया है उसके अंदर। वो मतलब मैं एक पढ़ रहा था, एक रिव्यू पढ़ रहा था, केस स्टडी पढ़ रहा था, एंड द केस स्टडी वाज कि 300,000 रुपीज उसने लगाए, उसको 100 to 200 सब्सक्राइबर्स, 300,000 रुपीज नहीं सॉरी 3,000 लगाए टोटल, पाकिस्तानी बंदे पीकेआर में 3,000 पीकेआर लगाए, एंड उसको रिटर्न हुआ अराउंड 100 to 200 सब्सक्राइबर्स का। और वो सब्सक्राइबर्स जो थे वो उनके रियल सब्सक्राइबर्स, उनके फैन बने, और बाद में डेफिनेटली वो व्यूअरशिप जो देंगे वो आवर्स में काउंट होती है। वाओ, ठीक है, तो ये रिसेंटली एक केस स्टडी थी, डेफिनेटली आई हैवंट टेस्टेड इट येट, लेकिन स्टिल केस स्टडी अ बिग स्टेप फॉर, मतलब हमारा तो काम ही खत्म। अब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटर्स का फ्यूचर खत्म हो रहा है। पाकिस्तान की बात छोड़ दें, मैं इंटरनेशनल की बात, बहुत से अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने फ्रीलांस मार्केट में जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है, ये नहीं है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमें जब काम देते हैं तो उनको नॉलेज नहीं है, दे न्यू एवरीथिंग। वो सिर्फ काम इसलिए आउटसोर्स करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। एक बात याद रखना, अगर आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आउटसोर्स कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकता, इसका मतलब ये है उसके पास टाइम नहीं है। वो कहता है मैं और चीजें देखूं, इससे बेहतर है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस आउटसोर्स कर दूं। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस हो रहे हैं ना, मे बी शायद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब टेक ओवर करेगी तो मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत नहीं है, वो उनको एआई को हायर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। मतलब कंटेंट आपको एआई बना देती है, मिडजर्नी बना देती है, आपको मार्केटिंग करना, आर&डी का काम कर देती है एआई। तो क्या रहेगा हमारा सबसे ज्यादा मार्केटिंग में चीज यही होती है कि आर&डी। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे होंगे आज से 5 साल बाद? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम आज से 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ ना एक सर्विस प्रोवाइडर होंगे। जैसे वो जो कहते हैं ना, प्रोग्रामिंग होती है और एक डेवलपर में एक प्रोग्रामर होता है और एक होता है कोडर। कोडर जो होता है ना, बस कोड करता रहता है, उसे जो देते रहोगे कोड करता रहेगा, जिस तरह इंस्ट्रक्शन दोगे वो करेगा। प्रोग्रामर है वो जो लॉजिक बनाता है। ठीक है, अब हम एल्गो नहीं बनेंगे, हम कोडर बन जाएंगे एक तरह के। मतलब हम कोई डिजाइन आया है, हम अब जैसे एग्जाम फोटोशॉप की बात करें, फोटोशॉप ने जैसे एआई बेस किया है, आपका साइट पूरा एरिया कवर क्रिएट कर देता है, नो डाउट वो एक लिमिटेड एडिशन है। ठीक है, कुछ चीज़ों में एक यूजर कहता है कि मुझे कुछ यूनिक चीज़ चाहिए, तो जब यूनिक चीज़ जनरेट करनी है तो डेफिनेटली आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो खत्म नहीं हो सकती। लेकिन आहिस्ता 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 उनका काम आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको जहाँ सोचने में 1 घंटा लग रहा है, वहाँ आपको सोचने में 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि सोचने का मैक्सिमम काम जो है एआई कर। तो वैसे भी एआई ने मतलब जो मॉडल पकड़ा है, पहले हमें लगता था कि एआई जब आएगी ना तो ये सबसे पहले वो लेबर वर्क खत्म करेगी, व्हाइट कॉलर जॉब्स खत्म करेगी, जो मशीनरी काम चल रहे हैं वो खत्म करेगी। लेकिन एआई ने तो सबसे पहले खत्म किया क्रिएटिव जॉब्स, आर&डी खत्म कर दी पूरी। आर&डी खत्म कर दी, बिल्कुल। इतना बड़ा डाटा था, उसने आर&डी खत्म ही कर दी। उसने कहा चैट जीपीटी पे मुझे क्वेरी दो, तो मैं पूरी आर&डी दे देती। चैट जीपीटी तो इतना आपको अच्छा रिस्पांस नहीं देता, इसके अलावा बेतहाशा एआई प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। लेकिन एपीआई मेजर, आई वाज वाचिंग रिसेंटली, आई ट्राइड इवन कि एक एनिमेटेड ऐड बना रहे हैं एआई के थ्रू। आप अपनी इंस्ट्रक्शन दो, ये चीज चाहिए, प्रॉपर एक एनिमेटेड ऐड बना कर दे देते। मिडजर्नी, हाँ, मिडजर्नी इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। इसके ये एक नहीं है, इसके अलावा बेतहाशा प्लेटफॉर्म, बेतहाशा फ्री बहुत आ गए। फ्यूचर बेसिकली इंस्टाग्राम पे 3 वीडियोस आती हैं, इफ यू वांट टू मेक दिस ट्राई दिस एआई सॉफ्टवेयर, इफ यू वांट टू मेक दिस ट्राई दिस सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। तो एआई तो जनाबे अली नहीं पकड़ी जा रही, और यही रीजन है कि इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप प्रोडक्ट बेस्ड पे आ जाएगा। जैसे एक प्रोडक्ट बन गई है ना, आर&डी की एक एआई बेस्ड प्रोडक्ट बन गई है, तो वी हैव टू क्रिएट प्रोडक्ट्स लाइक दिस जो लोगों के लिए मार्केटिंग करना आसान कर देंगे। तो उस प्रोडक्ट को यूज करते हुए वी विल लाइक, जैसे फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है डायरेक्टली ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, हमें ऑडियंस को टारगेट करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो हमें लॉन्ग रन में बेनिफिट दे सकते हैं। सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स, मेरा मानना ये है, दिस इज माय ओपिनियन, मे बी शायद बहुत से लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो। जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अभी तो यार 10-12 साल ले रहे हैं, पाकिस्तान में तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने में टाइम लग जाना है, बट मुझे नहीं लगता कि 10-12 साल पड़े। क्यों? क्योंकि जिस तेज़ी से सोशल मीडिया, जिस तेज़ी से इंटरनेट पाकिस्तान में फैल रहा है, मे बी शायद कोई टेंजिबल जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान में आने में टाइम लगे, बट डिजिटल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आने में टाइम नहीं लेगी, जल्दी आएगी। अच्छा, हम दोनों बैक स्टेज बात कर रहे थे, तो हम लोग जब इस पे ओपिनियन दे रहे थे ना, कि आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग इज गोना एंड इन 2 to 3 years। मैं जिन क्लाइंट्स को ऑब्जर्व करता हूँ या मैं जिन क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, आई फील कि वहाँ पे उनको एक ह्यूमन टच चाहिए। जो आपने भी बात की है ना कि एक ह्यूमन जो अंडरस्टैंडिंग लेता है ना काम की, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लेके काम को एग्जीक्यूट करवा देता है। अपवर्क का पूरा फॉर्मूला यही है कि एक क्लाइंट से काम लिया, उसको वो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया और वो इंडिविजुअली हर काम करवा के एक मास्टर काम हो गया और एक मास्टर प्रोडक्ट बन गई। तो स्टिल मेरा ख्याल से
सर्विसेज बिजनेस में भी जब तक आप इतनी महारत रखते हो कि आप एक बड़े काम को छोटे कामों में डिवाइड करके छोटे काम करवा सकते हो और छोटे काम को करवा के एक मास्टर प्रोडक्ट बना सकते हो ना, देन आपकी सर्विसेज चल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन नो डाउट के इस तरह की आपको कोई ना कोई सर्विस मिल जानी है, कोई ना कोई प्रोडक्ट आ जानी है जो कि आपको एक मास्टर क्यूरी ले ले आपसे। मास्टर क्यूरी के बाद वो छोटे छोटों में डिवाइड करके कि सर ठीक है आपका कंटेंट इधर से बनेगा, वो एक खुद ही अलाइनमेंट बना दे कंटेंट की, वहाँ से एक मार्केटिंग हो रही है, वहाँ से पब्लिशिंग हो रही है, वहाँ से एडिटिंग हो रही है, और एक पूरा एक वो सास सॉफ्टवेयर जो कहते हैं, जो आजकल वो ट्रेंडिंग है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वही बन जाएगा और एक पूरा वो चलता है। एग्जैक्टली, आपने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी है। मैं वही इसी चीज़ को ही कंटिन्यू करूँगा। जैसे कोई अब AI बेस्ड मॉडल्स में रोबोट्स बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, इनिशियली उसको मेंटेन करने के लिए या उसको कंटिन्यू असिस्ट करने के लिए फॉर ह्यूमन पर्पस, ठीक है, एक आध ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ह्यूमन पावर कम हो जाएगी। जहाँ आपको 10 लोगों की जरूरत पड़ती है, वहाँ आपको 1 या 2 बंदे काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से काम ज़्यादा आ जाएगा, काम ज़्यादा आ जाएगा। मतलब ये इलोन मस्क, और अगर आप वो सुनते हो ना, ये टेंशन हमें क्यों लगती है, क्योंकि हम इलोन मस्क को देखते हैं, हम देखते हैं मार्क ज़ुकरबर्ग को देखते हैं, एंड्रयू टेट जब कहते हैं ना कि ये जो आपके ह्यूमन जॉब्स हैं, वाइट कॉलर जॉब्स हैं, खत्म हो जानी है डायरेक्ट। लेकिन आई थिंक कि जैसे AI ग्रो करेगी ना, वैसे लोग वो डिजिटाइज भी होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। आपको शायद मोहल्ले के स्टोर पे भी ये UPI पेमेंट मिलेगी, और UPI पेमेंट को मैनेज करने के लिए वो कोई सर्विस ले रहा होगा। हाँ, इंडिया में देखें, इंडिया एक हमारा कितना एडवांस हो गया है। एवरी सिंगल, मतलब एक रेडी वाला भी आपको पेटीएम कर रहा है, ठीक है, और लाइक लिटरली बहुत एडवांस में चला गया। अब ये देखें, ये जो एक रेडी वाला भी जो है ना, वो भी पेटीएम करके पेमेंट ले रहा है। इतना ट्रेंड है। तो पाकिस्तान में तो अभी ये चीज़ आने में टाइम लगनी है। इवन के बड़े बड़े बिजनेसेस जिनकी लाखों की सेल्स भी होती है ना, वो भी कभी कभी कहते हैं यार आप टैक्स बचा रहे हैं, टैक्स बचा। असल में बात पता है क्या है, टैक्स देने में किसी को मसला नहीं है। टैक्स देने के बाद अगर पाकिस्तान में उनको कुछ रिटर्न मिले ना, तो वो खुशी खुशी दें। वो डिस्कशन मुझे लग रहा है वो एक डिस्कशन, एक टॉपिक, अलग टॉपिक है, बट स्टिल अगेन व्हेन पीपल गेट द बेनिफिट, दे विल गिव द बेनिफिट बैक एज वेल। यानी कि कहते हैं जो आपको मिलेगा तो फिर आप कुछ सोसाइटी को रिटर्न बैक करोगे ना। एग्जैक्टली। अब मैं सिर्फ सोसाइटी को रिटर्न बैक करता रहूं, मुझे कुछ मिले भी ना, तो दैट्स नॉट फेयर। और पता चले कि नून लीग ने एक और घर खरीद लिया है, तो खैर उसको पॉलिटिकल टॉपिक पे ना ही लेकर जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो एक अलग ही है ना कि आर्मी इतनी अभी निकल गई। हमारा मानना ये है कि नो डाउट बहुत से पॉलिटिकल जितने भी हुकूमतें आई हैं, उनकी बहुत से उसमें बहुत से IT रिलेटेड वर्क हुए हैं, पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन हम कुछ जगहों पे ना पीछे भी जा रहे हैं। जैसे है? अब जैसे मैं एक बात कहूँ कि अभी तक जैसे पेपॉल की एक बहुत बड़ी सर्विस है, हम सबसे ज़्यादा, मैं अपनी बात करता हूँ, आई हैव लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम इंटरनेशनली मार्केट में, UK में। अब एवरीवन डिमांडिंग द पेपॉल। मैं क्रिएट भी नहीं कर सकता, अगर मैं क्रिएट कर भी लेता हूँ तो मैं उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता। एक्टिवेट करने के लिए मुझे इंटरनेशनल एड्रेस, इंटरनेशनल फ़ोन नंबर चाहिए, फिर उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद मैं एक्सेस कर तो लूँगा पाकिस्तान में, लेकिन अगर वो गलती से ब्लॉक हो गए चीज़ों के, वो रिकवरी बड़े रोले हैं इसके अच्छे खासे। बट मेरा मानना ये है कि हमें, मेरे ख्याल से जैसे मैंने इसकी बात की है, और उसके बाद करता हूँ मैं बात अमेज़न। काफ़ी अर्से के बाद आया अमेज़न का, क्या हाल किया पाकिस्तानियों ने। अमेज़न पाकिस्तान में आया, अमेज़न ऑन हुआ, अमेज़न का इतना गंद मार दिया लोगों ने कि पाकिस्तान में बहुत से जगहों वो जो एक उन्होंने मेरे ख्याल से शहर को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया, एग्जैक्टली। मतलब हमारे पाकिस्तान की हरकत देखो, कोई अगर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ भी रही है तो उसको बेटा कर यार हम ना वो जुगाड़ लगा के ना, मतलब बहुत देर हो चुकी है। अब ड्रॉप शिपिंग को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया। अब ड्रॉप शिपिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, Etsy हो गया आपका, इसके अलावा ये Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो कितना बड़ा है, eBay हो गया, वॉलमार्ट है ना। वॉलमार्ट का तो मुझे आइडिया नहीं है। कहने का मकसद है अभी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कर, पाकिस्तानी में भी अगर कर रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, LLC बाहर रजिस्टर कराते हैं। पाकिस्तान में उनको पता है कि वो ड्रॉपशिपिंग को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा VA बने हैं। मतलब ये बात मुझे बड़ी फील होती है, मुझे ना बहुत फील होता है कि ना इधर का टैलेंट भी ना जाके ना वहाँ के बंदों को पैसे कमा के दे रहा होता है, लेकिन वो जो उसको रिटर्न में इतनी सी भी मिल रही होती है ना, वो क्या कहते हैं कि उसको ठीपे ही मिल रहे हैं बेशक, बिल्कुल, लेकिन उनके ठीपे में यहाँ पे वो खुश हुआ था भाई, कहता है उनके ठीपे मिल जाए, वो $100 उसको घंटे का मिल जाए, बाकी वो अपनी सारी VA की सर्विस दे दे, अगले बंदे को $1,000 कमा के दे दे, लेकिन वो जो $100 जैसे भी VA की बात कर रहे हैं, मैं इसी तरह ही बात करता हूँ कि बहुत सी असिस्टेंट सर्विसेज बेसिकली चल रही हैं। आप देखो, Etsy इज द प्रोडक्ट, Amazon इज द प्रोडक्ट।
अब ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स हैं सारी, शॉपिफाई इज द प्रोडक्ट, ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, ठीक है। अब बेसिकली इसको असिस्ट कर रही है हमारी पाकिस्तान की ऑडियंस, तो पाकिस्तान की नहीं इंटरनेशनल भी। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग भी एक असिस्टेंट रिलेटेड प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मतलब जैसे फेसबुक है, फेसबुक चल रहा है, अगर एक यूजर, एक कस्टमर, अब एक ऐसा कस्टमर है जिसको नॉलेज ही नहीं है, जो सोशल मीडिया पर चिक चिक बर्दाश्त ही नहीं करता, वो कहेगा यार असिस्ट करने के लिए एक बंदे को रख लो। तो डिजिटल मार्केटिंग वुड बी द असिस्टेंट्स जो असिस्ट करेंगे ब्रांड्स को, ठीक है। वैसे देखा जाए उसके अलावा फ्यूचर देखें तो वो जो पहले होता था कि डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी प्रायोरिटी रखता था, यार इसको बुला लो, इससे प्रॉपर डिसाइड करो, एक पैकेज बना लो मंथली, नहीं। अब बात होगी सेल्स पे। हाँ। भाई इतनी सेल्स दो, इसका परसेंटेज तुम ले लो। ये तो हम दोनों के पेन पॉइंट है ना, पेन पॉइंट, ठीक है। अब एटसी या अमेजोन, ये जितने भी लोग हैं, अब ये जो वहाँ पे रिव्यूज, ये जो भी करते हैं काम अपना इस पे अमेजोन वगैरह पे, अब बहुत से कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मंथली पे नहीं करते, इस तरह सैलरी पे करते हैं, वो कहते हैं हम आपको सेल्स के ऊपर पे करेंगे परसेंटेज, ठीक है, और उसमें लोगों को बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो अब आगे जाके मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में ये टारगेट आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है। अभी भी बहुत से क्लाइंट्स को अगर हम बात करें तो बहुत से कस्टमर क्लाइंट्स कहते हैं यार आप ना हमें सेल्स जनरेट करके तो सेल्स के 3% से मैं दे दूंगा, ठीक है, बाकी बात ही छोड़ दो, सेल्स जनरेट करके दो। पाकिस्तान में भी ये होता है। मुझे तो रियल एस्टेट का जितना भी क्लाइंट मिला है, मैं अगर उसको पूरी मोनेटाइजेशन दे दूँ, वहाँ पे मैं उसको पूरा कंटेंट दे दूँ, आप फिर भी इधर के क्लाइंट को खुशी नहीं कर पाते। मैंने तो इवन के यूट्यूब पे रील्स भी की हैं इस चीज़ पे कि रियल एस्टेट से भी दूर रहो, डिजिटल मार्केटिंग जितने भी हैं। इवन के तुमने तो बड़े के इसमें कामयाब प्रोजेक्ट भी किए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास भी जो ज़्यादातर सोसाइटीज़ के और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और कंपनीज़ के जो मार्केटिंग के प्रोजेक्ट आते थे, वो ज़्यादातर हमसे कहते थे लीड जनरेट करके दो, करके दो, लेकिन आप सेल तो नहीं ना दे सकते, आप उनके साथ जाके बैठ के एग्जैक्टली देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब एक होती है लीड जनरेट करना, आपने और कस्टमर को डायरेक्टली कंपनी के साथ अटैच करना, क्लोज करना कंपनी का काम, क्लोज करना कंपनी का, वो आपका काम नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छी लीड जनरेट करके दे रहे हो और वो क्लोज नहीं कर पा रही, तो गलती उनकी है, पैसे हमारे मर जाते हैं। इस पे ये चीज होती है, इस पे दो तरह है। अब या तो आप कहो कि भाई क्लोजिंग भी मैं करूंगा, क्लोजिंग करना हमारा काम है, कारोबार खत्म कर देते हैं, एग्जैक्टली वो वाला कारोबार शुरू कर। लेकिन हमारे पास जितनी भी ज़्यादातर लोग आते हैं ना, अपना आपको जो पैसा देते हैं और जो आपको कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई वी विल वर्क विद यू, वो ज़्यादातर काम करते हैं ब्रांड अवेयरनेस, कि हमारी चीज़ ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा दी जाए। जब पहुंचा दी जाएगी, कस्टमर जनरेट होना बात की बात है, पहले कहते हैं बस पहुंचा दो, बेस्ट काम है। मेरा इस टाइम पे जितना भी पोर्टफोलियो है या जितना भी इस टाइम पे मेरी कंपनी की एग्जिस्टेंस है, वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रांड अवेयरनेस दी हुई है। लेकिन जो छोटे स्टार्टअप्स या छोटे बिजनेसेस हैं ना, वो कभी भी ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस नहीं करते। नहीं, उनको पैसा, वो कहते हैं कि भाई हमें तो कस्टमर चाहिए। हाँ, उनको पैसा। भाई पहले ब्रांड अवेयरनेस करो, पहले लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाओ, लोगों को बताओ, समझाओ। देखो जब तक लोगों को पता ही नहीं लगेगा, वो ट्राई तो बात की बात है ना, पहले तो पता लगने देना है। अब आपने पता लगने नहीं दिया, आपने कहा है कि मैंने आपको एक दफ़ा ऐड दिखाया और आप मुझसे उसी ऐड पे चीज़ खरीद लो, नहीं भाई, मुझे वो आपको ऐड बार बार दिखाना है। हम यूजुअली जब चल रहे होते हैं, बिलबोर्ड्स का एक एग्जांपल ले लें, हम रोड पे जा रहे होते हैं, एक जगह पे बिलबोर्ड नजर आ रहा है, दूसरी जगह पे बिलबोर्ड नजर, तीसरी जगह एक प्रोडक्ट का बिलबोर्ड 4 दफ़ा जगह पे नजर आया, अब मेरे जहन में बैठ गया है। मैं कहूँगा यार, अब मैं जब कभी गलती से अगर उस ब्रांड के पास चला गया तो कहूँगा यार ये मैंने यहाँ देखा था। सेम चीज़ ब्रांड अवेयरनेस सोशल मीडिया पे आपको बार बार यूजर को दिखानी है, वो खरीदे ना खरीदे, वो बात की बात, पहले से दिखाओ तो सही। मेहरबानी, ये समझो, मैंने कहा कि जब आप मार्केटिंग सर्विसेज लेते हो, आपका हमारा इतना काम है कि भाई आपका मुद्दा, आपकी बात, आपकी प्राइसिंग जो मुझे आप दोगे वो मैं एक अच्छी ऑडियंस तक पहुंचा दूंगा। मेरा इसके बाद कोई काम नहीं है। मैं इसके बाद आपको ये नहीं कह सकता सर आपने कितने पैसे कमाए, सर आपका प्रॉफिट क्या था, सर आपको लॉस हो गया है, सर आप ब्रेक इवन पे हैं। अगर मैं आपका काम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ ना, मेरे पैसे बनते हैं भाई, मेरे पैसे दे दो, उसके बाद मैं करूँगा काम। या तो आप पहले डील कर लो ना कि भाई मुझे सेल्स ही चाहिए, तो फिर सेल्स के लिए बजट भी दो ना। हाँ, सेल्स के लिए बजट दे दो, फिर सेल्स के लिए बजट दो। अब कस्टमर क्या कहता है कि भाई मैं आपको दूंगा 40,000 रुपये, हाँ, मुझे इसमें मैनेज भी करके दो, हाँ, और मुझे इसमें सेल्स भी जनरेट करके दो, हाँ, अच्छा चलो कर लेते हैं 40,000, लेकिन 40,000 तो हमारी मैनेजमेंट है, हाँ, बूस्टिंग के लिए भी तो बजट लगाओ ना। यार वो कहता है कि मुझे 40,000 खर्चता हूँ, मुझे 4 लाख का बिजनेस दे दे। अब ऑफलाइन एसईओ की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ऑफलाइन एसईओ में क्या होता है, आपको 6 महीने ना खाली इन्वेस्ट करना होता है,
हाँ ऑफ पेज, सॉरी ऑफ पेज है, ठीक है। SEO, अब backlinking वगैरह and वो all 6 महीने तक करनी होती है, 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट्स आते हैं। हाँ कस्टमर ये बात नहीं समझता, वो कहता है मुझे पहले महीने में रिजल्ट्स आ जाए। सेम चीज एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म डिमांड करता है। यूट्यूब पे भी आप एक वीडियोस लगाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, किसी को साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, 6 महीने लग जाते हैं कि वीडियो उठती नहीं है, वायरल नहीं होती। सो एक पॉइंट होता है जहां पे जाके वो वीडियो वायरल होती है, और वो वीडियो कुछ भी हो सकती है। लोग 2-2, 3-3, इवन के कुछ लोगों ने 6-6 साल भी मेहनत की है। इट कुड बी एनीथिंग, हमारी ये वाली वीडियो चल सकती है, चल सकती है, एग्जैक्टली। तो अगर देखा जाए ना, लोगों के पास सब्र नहीं है और पैसा लगाने का जिगरा नहीं है, जिगरा नहीं है। ठीक है यार, मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं 1 साल से पैसा लगा रहा हूँ, मुझे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, इसका मतलब तुम में खराबी है। की बताते हैं जो तुम मुझे कराची की बताते हो ना बात, वो करते हैं। ये लाहौर की ऑडियंस बहुत फाड़ गई इस चीज में, लेकिन मैंने सुना है कि कराची का बंदा नहीं, मेरा मानना ये है, सॉरी टू से, बट मैं लाहौरियों को नहीं टारगेट करूंगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने देखे हैं कि पंजाब में लारे लपे बहुत लगाते हैं। कराची वाले जो या सिंध वाली साइड पे जब जाएं तो यार उन्होंने काम करना तो बुलाएंगे, नहीं करना तो नहीं बुलाएंगे। मेमन साहब, अब लाहौर में क्या होता है, लाहौर में अगर मैं किसी क्लाइंट, लाहौर की बात नहीं कर, मैं पंजाब की बात करता हूँ, मैं किसी क्लाइंट के पास गया हूँ, अच्छा चलो डिस्कस करते हैं, 1 दफा बुलाया, 2 दफा, उसने 15 दफा बुला लिया आपको मीटिंग में, और 15 दफा के बाद जाके कहता है यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैं काम नहीं करा सकता। अब कराची में मुझे याद है कि मेरे क्लाइंट, मुझे एक दोस्त ने कहा था कि ये इनकी फैक्ट्री है, इनको ना काम करना है, तो मैंने उनसे मैसेज किया, मैंने कहा सर, मेमन थे वो, मैंने उनका सर मैंने ये डिस्कस करना है काम करने के लिए, उनका क्लोथिंग ब्रांड था। तो उन्होंने मुझे सिंपल पहले कहा कि अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मिलने का फ़ायदा भी है नहीं ना, मैं अभी इस पर काम करना चाह रहा हूँ, जब मैं काम करना चाहूँगा मैं डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट करके बुला लूँगा। तो उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया कि आओ डिस्कस करो। और इसी तरह एक क्लाइंट जिसके पास मैं गया, ठीक है, उसने कहा भाई मैंने काम कराना है, मैं उसी दिन गया, उसी दिन ही उसने डन किया, उसी दिन उसने पैसे पकड़ाए, काम स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग, क्योंकि उसने काम करना था। उसको ये नहीं था कि भाई हाँ, अगर उसको ये है ना कि मेरे से सेटिस्फाई नहीं है तो फौरन चेंज करके किसी और को रख लेगा, लेकिन उसको पता है मैंने करना है, मौके पे डिसीजन लेगा ना, मौके पे डिसीजन ले। अब यहाँ क्या है, अब 1 दफा जा रहे हो, 2 दफा जा रहे हो, इवन के कुछ दफा ऐसा भी होता है कि हमारे क्लाइंट्स पहले इतने मैसेज, मैं इवन के मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं कराची में हूँ, एक मेरे क्लाइंट मुझे 6 महीने से कह रहे हैं कि मेरे मिलना है, काम कराना है, हमने काम आपसे ही कराना है, हमने काम आपसे ही कराना है। आप लाहौर आए, जब लाहौर आया मैंने मैसेज किया सर मैं अब लाहौर हूँ, मिल लें, ठीक है, अच्छा मिलता है। 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, अब ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, मतलब मैं अभी 2 महीने से लाहौर में नहीं हूँ, लेकिन स्टिल 2 महीने से मेरा कंटिन्यूसली लाहौर आना जाना है, लेकिन अब वो जनाब साहब मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब पता है ना कि अब मौके पे मुझे पैसे देने पड़ जाने इस बंदे के, अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। इनके लिए ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना बड़ा आसान है, सर आप मेरे पास भी आए ना, सर मुझे भी देखिए, सर आप मेरे पास भी आए। यार मैं तुम्हें बताऊं, मेरी तो इवन की नीश डॉक्टर्स हैं, मैं बड़े अच्छी प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करता हूँ, लेकिन इधर भी मुझे ऐसे लोग टकरते हैं। मेरी ना सर्विस में ना फ्री ट्रायल छूट जाता है, मैं उनसे कहता हूँ कि यार मैं वर्बल क्लेम नहीं करता, क्योंकि 100 बंदे वर्बल क्लेम कर रहे हैं, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा सर जी आप आए या मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, काम अगर आपको काम करके दिखा दूंगा उसके बाद आपके लिए पैसे देना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। मैं एक बार ट्रायल छूट दिया, कहते हैं कि नहीं ये वीडियो में ये चेंज कर दो, अच्छा ओके ठीक है कर देते। 1 हफ्ता गुजर गया इसी कम्युनिकेशन में कि यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन डाल दो, यहाँ पे ये डाल दो, यहाँ पे ये डाल दो, ठीक है। अगले हफ्ते नो फोन कॉल, कोई चक्कर नहीं। अगले हफ्ते यार हाँ अहमद मैंने काम करवाना था यार, तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी थी, बस मैं इंशाल्लाह ना 1 हफ्ते में फ्री हो रहा हूँ। जनाबी अली कोई साल हो गया, वो हफ्ते की मेरी मेहनत। अच्छा इस पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपकी ना पॉइंट पे ही एक बड़ी याद आई है अच्छी। हमारे यहाँ पे जो बिजनेस ऑनर्स हैं ना, वो बेसिकली मार्केटर पे यकीन ही नहीं करते कि वो जो चीज़ बना रहे हैं वो एट द एंड यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच करती है और बेस्ट है। वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देता है, अपनी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चेंजेस करवाता है, मेहनत करवाता है। भाई थोड़ा सा मार्केटर पे बिलीव भी करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा आज तक जिनके साथ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना, जिन क्लाइंट्स के साथ, मैंने उनको कहा मुझे फ्री हैंड दो। जब मुझे आप फ्री हैंड दोगे, मैं अपने हिसाब से जो करूँगा ना वो आपको रिजल्ट्स भी देगा। लेकिन जब आपकी इंस्ट्रक्शंस चल रही होंगी, अब मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मेरी अगर टीम बहुत अच्छी चीज़ बना देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बना लेती है, क्लाइंट जो कहता है ना वो कहता है नहीं मुझे पसंद नहीं आई, करते 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 बेसिक चीज़ बनवा देता है। फिर मैं कहता हूँ मैं सर पकड़ के बैठा होता हूँ, यार मैं क्या करूँ। मैं कहता ठीक है भाई यही क्लाइंट को चाहिए तो भेज दो, क्या करते हैं, हमें तो पैसे ही आ रहे हैं। लेकिन बात ये है, आप मार्केटर को अगर हायर कर रहे हो तो बिलीव भी करो उस पर बिलीव करो कि हाँ वो अच्छा रिजल्ट देगा आपको, उसको फ्री हैंड दो, जो कि यहाँ पे नहीं दिया जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना यूजर ऑब्जेक्टिव है,
कोई चाहता है कि उसकी वीडियो बहुत पीसफुल हो, वो जब बात कर रहा है उसको वो धीमे लहजे में सुनने के काबिल वीडियो हो। बिल्कुल। कोई चाहता है कि उसको कोई आराम से बैठ के सुना ले आपकी वीडियो में, कभी कुछ आ रहा हो, 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 हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा हो। बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिवली काम होते हैं वो, और उनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी ये तो हमने मैनेज करनी है, हम कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात, इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट पे शेयर करूंगा जिसमें हम लोग फाउंडेशन की बात करेंगे और हम फाउंडेशन के बारे में सीखेंगे कि एक फाउंडेशन को बनाना, इतनी बड़ी हायरार्की बनाना, उसके बाद इतने शहरों में ऑपरेट करना, इतने चैप्टर्स खोलना, हाउ, ये कैसे सब कुछ होता है। लेकिन ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हम आपको वो वाली साइड में दिखाएंगे। ये डिजिटल बिजनेस की साइड थी। अगर आपको अच्छी लगी ये पॉडकास्ट तो शेयर कर दें। अंसा भाई से मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगा ये अपने वो नेटवर्क में शेयर कर दें। लाजिम नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारी कंटिन्यूसली कोशिश होगी कि पॉडकास्ट आएँ अपना अहमद भाई के साथ, सॉरी नाम भूल गया। नहीं, अहमद भाई के साथ एक अच्छा ताल्लुक है। 5 साल से मतलब 5 साल से नहीं, 3-4 साल से तो हम कंटिन्यूसली दूसरे साथ कनेक्टेड है। तो 2020 में मेरे ख्याल से इनसे हमारा रब्ता हुआ था और अब इट्स बीन लाइक 2024 आ गया है। 4 साल तो मेरे ख्याल से 4 साल से ज़्यादा है। 4 साल से 2020 में हुए थे हम। नहीं, आई थिंक सो 2018 2017 हम कोविड के टाइम पे मिले थे, कोविड के बाद मिले थे, कोविड से पहले नहीं मिले। ये मुझे अच्छे से याद है क्योंकि कोविड से पहले तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन काम ही स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे याद है कि मैं एक बार ना यूनिवर्सिटी से फ्री होकर सीधा भाई के पास आ गया। वो आए थे लेकिन वो कोविड का टाइम था। कोविड का टाइम था, कोविड हो का गया। हाँ, सो बेसिकली हम इंशाल्लाह ताला डिफरेंट पॉडकास्ट पे डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे। ऐसे बहुत से ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स भी हैं जिन पे शायद लोगों को बुरा भी लगे और ऐसे अच्छे टॉपिक्स भी हैं जिनसे नॉलेज भी बढ़े। तो वी आर रेडी टू शेयर आवर ओपिनियंस विद यू। मे बी शायद आपका ओपिनियन डिफरेंट हो। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।